हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आने वाले एग्जाम चाहे वह यूपी पीजीटी हो या जीआरसी, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या यूजीसी नेट यार सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है निरंतरता, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक मूल्यों का हनन और लास्ट ऑप्शन नंबर डी अस्थिरता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निरंतरता। निरंतरता संघर्ष की विशेषता नहीं है, जबकि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क, सामाजिक मूल्यों का हनन और अस्थिरता ये तीनों ही संघर्ष की विशेषता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा है? ऑप्शन नंबर ए है बोरगार्डस ने, ऑप्शन नंबर बी है समनर ने, ऑप्शन नंबर सी है डेविस ने और लास्ट ऑप्शन नंबर डी गिलिन एवं गिलिन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समनर ने। एक प्रारंभिक अमेरिकी समाजशास्त्री तथा अर्थशास्त्री विलियम ग्राहम समनर का नाम प्रमुख रूप से जनरीतियों यानी कि फॉफबेज के अध्ययन के साथ जो है जुड़ा है। येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना का श्रेय समनर को ही जाता है। ऐसा माना जाता है कि समनर ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका में समाजशास्त्र के अध्यापन की जो है शुरुआत की थी। उन्होंने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग भी जो है कहा है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है हिंसा, ऑप्शन नंबर बी है आक्रमण, ऑप्शन नंबर सी है संघर्ष और लास्ट ऑप्शन नंबर डी मुकाबला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संघर्ष। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह सीमित साधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके अपनाते हैं, तब यह स्थिति प्रतिस्पर्धा कहलाती है। किंतु जब इन सीमित उद्देश्यों एवं हितों की पूर्ति के लिए बल प्रयोग तथा हिंसा का सहारा लिया जाता है, तब प्रतिस्पर्धा की यह स्थिति संघर्ष में परिणित हो जाती है। इस प्रकार संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, समायोजन का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्जातीय समूह, ऑप्शन नंबर ए है एक दूसरे की स्थिति से अभियोजन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी है विभिन्नताओं को दूर किए बिना साथ साथ रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है दोनों ए तथा बी और लास्ट ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों। समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अथवा समूह अपनी भौतिक अथवा सामाजिक पर्यावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण तथा स्वस्थ संबंध स्थापित करता है। अर्थात समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्जातीय समूह एक दूसरे की स्थिति से अभियोजन करते हैं तथा अपनी विभिन्नताओं को दूर किए बिना साथ रहते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक संघर्ष की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है चेतन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिगत प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है सार्वभौमिक प्रक्रिया और लास्ट ऑप्शन नंबर डी निरंतर प्रक्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि निरंतर प्रक्रिया। संघर्ष निरंतर प्रक्रिया नहीं है, यह चेतन, व्यक्तिगत तथा सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संघर्ष के प्रकारों पर किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर बी है आर डेरन डार्फ ने, ऑप्शन नंबर सी है जार्ज सिमेन ने और लास्ट ऑप्शन नंबर डी एल ए कोजर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एल ए कोजर ने। कोजर एक प्रकार्यात्मक संघर्षवादी समाजशास्त्री हैं। वे संघर्ष को प्रक्रिया के रूप में अध्ययन पर जो है बल देते हैं और संघर्ष का प्रघटना के रूप में जो है अध्ययन करने पर उनका जो है विशेष विरोध रहा है। अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, किसमें? द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में लेविस कोजर ने सामाजिक संघर्ष की प्रकारवादी व्याख्या की है।
कोजर ने सामाजिक संघर्ष के वास्तविक एवं अवास्तविक भेद करने के साथ साथ वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ आयामों में भी भेद किया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है एक नातेदारी संगठन, ऑप्शन नंबर बी है एक धार्मिक संगठन, ऑप्शन नंबर सी है एक औद्योगिक संगठन और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी एक सजातीय संगठन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक औद्योगिक संगठन। एक औद्योगिक संगठन में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों होता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बिना किसी औद्योगिक संगठनों का अनुरक्षण होना असंभव होता है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समाज प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रभावित है? ऑप्शन नंबर ए है एक जनजातीय समाज, ऑप्शन नंबर बी है एक ग्रामीण समाज, ऑप्शन नंबर सी है प्रवासियों का समाज और लास्ट ऑप्शन नंबर डी एक उत्तर औद्योगिक समाज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक उत्तर औद्योगिक समाज। ठीक है, एक ऐसा समाज जिसमें भौतिक वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा सूचना के उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है, सूचना समाज कहलाता है, जिसे अमेरिका में डेनियल वेल तथा फ्रांस में एलन टूरेन ने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी कि उत्तर औद्योगिक समाज के रूप में जो है प्रस्तुत किया है। उत्तर औद्योगिक समाज में भौतिक वस्तुओं के उत्पादन संबंधी नौकरियों और काम धंधों में कमी होती जा रही है और इसका स्थान सेवा व्यवसाय लेते जा रहे हैं। सूचनाओं का आर्थिक रूप में इस्तेमाल होने के फलस्वरूप यह समाज प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों से जो है प्रभावित है, जिसके परिणाम स्वरूप पेशेगत और तकनीकी व्यवसायों में आधुनिक दुर्गति जो है इसकी बढ़ोतरी होने की संभावना वो बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई है? ऑप्शन नंबर ए है संगठन, ऑप्शन नंबर बी है संरचना, ऑप्शन नंबर सी है व्यवस्था और लास्ट ऑप्शन नंबर डी क्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्रिया। एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो तथा किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई हो, क्रिया कहलाती है। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई क्रिया है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किसने सहयोग को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सहयोग में वर्गीकृत किया है? किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि A.W. ग्रीन ने सहयोग के समय विभिन्न व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए सहयोग को 3 भागों में विभाजित किया है, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग तथा तृतीयक सहयोग। प्राथमिक सहयोग का विशेष संबंध प्राथमिक समूहों से है। द्वितीयक सहयोग वह है जिसके अंतर्गत व्यक्ति एक दूसरे से इसलिए सहयोग करते हैं जिससे उनके अपने हितों की पूर्ति हो सके। कारखानों के मालिकों और श्रमिकों के बीच पाया जाने वाला सहयोग इसी श्रेणी के अंतर्गत जो है आता है। जब सहयोग का रूप अवसरवादी होता है और इसका जो उद्देश्य है वो कुछ समय के लिए अन्य व्यक्तियों अथवा समूहों से समायोजन करना होता है, तो इसे तृतीयक सहयोग कहा जाता है। जैसे विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जो है कुछ समय के लिए एक दूसरे का सहयोग लेना या देना। इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? तो किसने दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैकाइबर एवं पेज ने। मैकाइबर और पेज ने सहयोग को निम्न 2 भागों में बांटा है। पहला है प्रत्यक्ष सहयोग, पहला कौन सा है? पहला है प्रत्यक्ष सहयोग और दूसरा है अप्रत्यक्ष सहयोग। ठीक है, प्रत्यक्ष सहयोग क्या होता है? तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अथवा समूह समान उद्देश्य के साथ मिलकर समान कार्य करें तो इसे जो है प्रत्यक्ष सहयोग यानी कि डायरेक्ट कॉपरेशन जो है कहा जाता है। जैसे कि आम चुनाव में किसी प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए कुछ लोगों का मिलकर प्रचार करना। और अप्रत्यक्ष सहयोग यानी कि इनडायरेक्ट कॉपरेशन क्या होता है? जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान व भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं तो इसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं, जैसे कि अस्पताल में विभिन्न कर्मचारियों द्वारा किया गया सहयोग। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी।
आज का हमारा अगला प्रश्न है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सहयोग, ऑप्शन नंबर बी है आत्मसातकरण, ऑप्शन नंबर सी संघर्ष और लास्ट ऑप्शन नंबर डी समझौते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संघर्ष। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह संघर्ष रूपांतरित हो जाती है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली, ऑप्शन नंबर बी है आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, ऑप्शन नंबर सी है पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली और लास्ट ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह से एकीकरण करने वाली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली। प्रतिस्पर्धा एक विश्वव्यापी पूरी तरह से एकीकरण करने वाली असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें निषेधात्मक अंतःक्रिया व सकारात्मक लक्ष्य समाहित होता है। प्रतिस्पर्धा एक विश्वव्यापी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है जो विरोधी व्यवहार द्वारा व्यक्तियों को एक दूसरे के उद्देश्यों को पराजित करने, अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने का प्रोत्साहन देती है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की? ऑप्शन नंबर ए रास ने, ऑप्शन नंबर बी है गिलिन व गिलिन ने, ऑप्शन नंबर सी पार्क व बर्गेस ने और लास्ट ऑप्शन नंबर डी मैकैबर एवं पेज ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गिलिन एवं गिलिन ने। सन 1905 में 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की थी। किसने? वह गिलिन एवं गिलिन ने किया था। इनके अनुसार सामाजिक प्रक्रियाओं से हमारा तात्पर्य अंतःक्रियाओं के उस तरीकों से है जिन्हें हम जब व्यक्ति और समूह मिलते हैं और संबंधों की व्यवस्था स्थापित करते हैं तथा जब परिवर्तन जीवन की प्रचलित तरीकों को अव्यवस्थित करता है तो उस रूप में जो है देख सकते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसा संघर्ष को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक संघर्ष, ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिगत संघर्ष, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है जात संघर्ष और लास्ट ऑप्शन नंबर डी अभिव्यक्त संघर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अप्रत्यक्ष संघर्ष। अप्रत्यक्ष संघर्ष में दो विरोधी प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में न आकर इस प्रकार कार्य करते हैं कि एक दूसरे के हितों में बाधा पड़ती है। अनेक राज्यों में चलने वाली शीत युद्ध अप्रत्यक्ष संघर्ष के ही उदाहरण होते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों, ऑप्शन नंबर बी है यह अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों, ऑप्शन नंबर सी है सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें, लास्ट ऑप्शन नंबर डी सभी सदस्यों के समान लक्ष्य हों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान या भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं तो इसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। जैसे गन्ना बनाने वाली फैक्ट्री में लोग अलग अलग कार्यों में लगे होते हैं परंतु सबका उद्देश्य क्या होता है? तो बेसिकली गुड़ बनाना होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष सहयोग में एक अनिवार्य नहीं होती है, सभी समान रूप से जो है लाभान्वित हों, अतः विकल्प ए जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है सहयोगी संगठनों को समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी है उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित हों और लास्ट ऑप्शन नंबर डी इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। सहयोग के लिए समान लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। निश्चित उद्देश्य होने से समान उद्देश्य वाले व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जुड़ जाते हैं। मजदूर और मालिक के खिलाफ इसलिए आसानी से इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि वह समान उद्देश्य होता है। सहयोग सामाजिक जीवन का अस्थायी आधार है, सहयोग के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
आज का हमारा अगला प्रश्न है, कई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं, किंतु राष्ट्र पर बाह्य संकट आने के समय वे सत्ताधारी दल को संकट से सामना करने के योग्य बनाने में सहयोग देते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया वह सामान्य सहयोग कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी वह तृतीय सहयोग कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी वह प्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा और लास्ट ऑप्शन नंबर डी वह अप्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह तृतीय सहयोग कहलाएगा। जब व्यक्ति अथवा समूह अपने हितों को ध्यान में रखकर एक समान विशेष में परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना चाहते हैं तो उसे तृतीयक सहयोग जो है कहते हैं। व्यवस्थापन इस प्रकार के सहयोग का उदाहरण है जब दो समूह या राष्ट्र एक दूसरे के साथ संघर्ष करते थक जाते हैं और बदलती हुई परिस्थितियों में परस्पर अनुकूलन कर लेते हैं तो उसमें पाए जाने वाले सहयोग को तृतीयक सहयोग जो है कहते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सहयोगी प्रक्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है आत्मसात प्रक्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है असहयोगी प्रक्रिया और लास्ट ऑप्शन नंबर डी व्यवस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं। असहगामी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वे प्रक्रियाएं आती हैं जो व्यक्ति और समाज के जीवन को विघटित करने का कार्य करती हैं। इस प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा, संघर्ष एवं प्रतिकूलन को शामिल किया जा सकता है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, जो व्यवस्था से अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रकार, ऑप्शन नंबर बी आकार, ऑप्शन नंबर सी प्रकट कार्य और लास्ट ऑप्शन नंबर डी अंतर्निहित प्रकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकार्य। मर्टन प्रकार की धारणा को अधिक स्पष्ट एवं व्यक्तिपरक भावनाओं के अलग करते हुए लिखते हैं कि प्रकार वे वस्तुपरक परिणाम हैं जो किसी व्यवस्था यानी कि प्रणाली के अनुकूलन एवं सामंजस्य को जो है बनाए रखते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है अनौपचारिक प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन नंबर बी है लक्ष्य उन्मेषित प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन नंबर सी है अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा और लास्ट ऑप्शन नंबर डी संघर्ष। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है यह क्वेश्चन हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट में आप लोगों से पूछा गया था, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना था, जिसका कई लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संघर्ष। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में हिंसा नहीं होती है, इसलिए मैक्स वेबर ने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष जो है कहा है, जिसमें शांतिपूर्ण प्रयत्नों द्वारा ऐसे अवसरों या तथा लाभों पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है जो दूसरों के द्वारा वांछित हो। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम आज के अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्रतियोगिता है? ऑप्शन नंबर ए है ईरान इराक युद्ध, ऑप्शन नंबर बी है एक सौंदर्य प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर सी है मेरठ में हुआ सांप्रदायिक संघर्ष और लास्ट ऑप्शन नंबर डी मोहन बागान एवं मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों के लिए होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया गया है, तो आप लोग फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसपे आप ज्वाइन करने के बाद अभी तो यूपी पीजीटी के लिए आप लोग स्पेशल मॉक टेस्ट दे पाएंगे, उसके बाद हम लोग जीआईसी लेक्चरर की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे और उसके मॉक टेस्ट लगातार कंटिन्यूअस जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों को कंडक्ट करवाया जाएगा, तो जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेट करने के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक को ज्वाइन करें और उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।